अमेरिका का औपनिवेशीकरण हो गया। कहीं पर आकर के स्पेन बैठ गया, लैटिन अमेरिका में खास तौर पर, यानी दक्षिणी अमेरिका में, ठीक है। तो यहां पर नीचे जो है टोर्डेसिलास की संधि हो गई, दोनों ने, तो क्या होता है कि दोनों ने आपस में इलाका बांट लिया। लेकिन असली कहानी थी इंग्लैंड की, ठीक है। आज कुछ कम बच्चे दिख रहे हैं, स्टूडेंट्स कम है, अच्छी बात है। कमेंट्स की तरफ आऊंगा बाद में, अभी पहले क्लास की तरफ, ठीक है, फ्लो पे आ जाओ। तो बच्चा क्या हुआ कल, अमेरिका का औपनिवेशीकरण हो गया और अमेरिका में कहानी चली गई 13 उपनिवेशों तक, ठीक है। 13 छोटे छोटे उपनिवेश बन गए, 13 यहां पर उपनिवेश बन गए। इन उपनिवेशों को क्या कहते हैं, 13 कॉलोनीज, ठीक है, 13 कॉलोनीज। अब ये 13 उपनिवेश किसके हैं, ब्रिटेन से आए, ब्रिटेन से आए अंग्रेजों द्वारा स्थापित, ठीक है। ये बात हमको कल समझ में आ गई थी कि भाई ये 13 जो छोटे छोटे राज्य हैं, जो हम लोगों ने कल जिनको ड्रॉ भी किया कि किस तरीके से ये राज्य बने, तो ये ब्रिटेन से आए जो अंग्रेज हैं उन्होंने ही ये 13 उपनिवेश यहां पर स्थापित कर दिए। अब 13 उपनिवेश यहां पर स्थापित हो गए, ब्रिटेन से ये आए थे, तो यानी कि एक महत्वपूर्ण फैक्टर इसमें क्या है, इसमें है ब्रिटेन, ठीक है, ब्रिटेन। अब क्या हुआ, ब्रिटेन इनका हो गया मदर कंट्री या मातृ देश। तो इनका मातृ देश कौन सा हो गया, ब्रिटेन, ठीक। बात समझ में आ गई, मातृ देश यहां पर ब्रिटेन होगा क्योंकि सबके सब ब्रिटिश है। और इस मातृ देश का उपनिवेश क्या हो गया, इस मातृ देश का उपनिवेश हो गया अमेरिका की 13 कॉलोनियां। ये क्वेश्चन समझ में आ गई तुम लोगों को, इनका मातृ देश बन गया ब्रिटेन, था ही मातृ देश, और उसके नीचे उपनिवेश क्या बन गया, अमेरिका की 13 कॉलोनियां, ठीक है ना। यहां पर क्या करना है, डेली क्लास नोट्स नहीं मिल रही हैं, क्लास नोट्स तो बेटा मिलेंगे, हो सकता है कि कंपाइल्ड नोट्स मिले, ठीक। आशीष क्या समझ में नहीं आ रहा है, लिखकर बताओ बेटा सवाल, फिर मैं देखूंगा। पहले क्लास पे थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे, तभी बात हम लोगों की बनेगी। अब देखो भैया, दोनों के दोनों अंग्रेज हैं, मातृ देश क्या चाहेगा कि अमेरिका का करो शोषण, तुम लोगों ने तो पढ़ा है, ठीक है। तो मातृ देश की इच्छा क्या होगी कि अमेरिका का शोषण किया जाए, ठीक। अमेरिका, रुको, अमेरिका ब्रिटेन का गुलाम हो, पहली चीज, प्लस ब्रिटेन के हितों के लिए अमेरिका का शोषण हो, ब्रिटेन के हितों के लिए अमेरिका का शोषण हो, ये इनकी सोच है, क्योंकि ये तो उपनिवेशवाद की प्रकृति है कि जहां भी जाओ उस देश का शोषण करो अंग्रेजों के फायदे के लिए, अंग्रेजों के फायदे के लिए, तो अमेरिका का शोषण करो। लेकिन यहां पर भी कौन बैठा है, यहां पर भी भैया बैठे तो हैं अंग्रेज, ठीक है। अमेरिका को गुलाम बनाने वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, वो तैयार है, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ब्रिटेन की संसद में, ठीक है, पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी डेली क्लास नोट्स नहीं मिला है, तुम्हें क्या किसी को भी नहीं मिला है, अच्छा नहीं मिला है, मैं पूछूंगा, पूछ लेता हूं मैं, लेकिन जब वो कंपाइल कर लेंगे बेटा तभी देंगे नोट्स, है ना। अमेरिका को गुलाम बनाने वाले ब्रिटिश जो हैं प्रतिनिधित्व प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, समझना इसको। वो कहते हैं कि भाई हमें ब्रिटेन का हिस्सा मानो, और अगर हमको ब्रिटेन का हिस्सा मानो तो अमेरिका में भी चुनाव करवाओ जैसे ब्रिटेन में होते हैं, ताकि हम भी संसद में बैठे और अमेरिका पर जब भी कोई निर्णय हो रहा हो तो वो निर्णय में हमारी भी आवाज सुनी जाए। यही तो बात होगी ना। यहां पर हो गया झगड़ा। अब जरा इसको एक बार लिखो, हेडिंग डालो, अमेरिका और ब्रिटेन, ठीक है, के बीच संघर्ष की शुरुआत। ये हेडिंग डालो, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच संघर्ष की शुरुआत, लिखो, हेडिंग डाल दो, अमेरिका और ब्रिटेन के बीच संघर्ष की शुरुआत, और उसके नीचे इसको ड्रॉ करो, फिर मैं लिखवाता हूं, इसको ड्रॉ करो जरा। बना लिया, चलो अब पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो,
ब्रिटेन से आए अंग्रेजों ने, बहुत बढ़िया। तमन्ना क्या पूछ रही है बेटा, सर प्लीज बताइए क्या हो गया तमन्ना? यही बनाना है, हेडिंग डाली अमेरिका और ब्रिटेन के बीच विवाद, ठीक है। और फिर मैंने लिखा पहला पॉइंट लिखो, ब्रिटेन से आए अंग्रेजों ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए, 13 उपनिवेश स्थापित किए। क्या कह रही है तमन्ना, भी कुछ कह रही है। अपनों का बिहेवियर मुझे आगे बढ़ने से रोक रहा है। जूनी कह रही है सर अपनों का बिहेवियर बहुत बेकार हो चुका है, पढ़ाई स्लो हो जाती है। सर ऐसा बात जो आपको देर में समझ आया हो, ये क्या मतलब है सूरज? अच्छा वो बात शेयर कीजिए भाई। देर में समझ में आया हो ऐसा बात, वो बात शेयर। अच्छा, उपनिवेश और औपनिवेशिक। अपराजिता पिछली क्लासेस देखो बेटा, उपनिवेश, उपनिवेशवाद, औपनिवेशिक कम से कम 20 मिनट में समझाया बेटा, तो पीछे जाओगे तो देखोगे, ठीक है। अभी औद्योगिक क्रांति भारत को जब परिवर्तित करेगी ना, तो तुमको जब हम दुनिया के अन्य हिस्सों में, अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में और फिर चीन और जापान में औद्योगिकरण की बात करेंगे, थोड़ी थोड़ी बात करनी है, उसी संदर्भ में भारत की बात करेंगे, ठीक है। चलो अपनों के बिहेवियर पे बात अभी हम लोग करेंगे, ठीक है, जब मौका मिलेगा। लेकिन पहले लिखो जरा, ब्रिटेन से आए अंग्रेजों ने अमेरिका में 13 उपनिवेश स्थापित किए, पूर्ण विराम, 13 उपनिवेश स्थापित किए, जिनका मातृ देश ब्रिटेन था, ठीक है, जिनका मातृ देश ब्रिटेन था। वणिकवाद की नीति, वणिकवाद या वाणिज्यवाद की नीति करेंगे। तमन्ना जूनी, तुम लोगों का सवाल है, ऐसे सवाल भी कई बार करते हैं परेशान जीवन में, उस पर भी बात करेंगे बेटा। पहले थोड़ी पढ़ाई कर लो, खींच दें जल्दी से इसको पहले, फिर आगे बढ़े, है ना, तब कॉन्फिडेंस आता है, वरना बतियाते रह जाएंगे, ठीक है। फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, इन सब ने विरोध किया, लेकिन स्पेन, पुर्तगाल दक्षिण अमेरिका में सेटल हो गए। जहां पर अमेरिका पहुंचा वहां पर उन्होंने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया। फ्रांस की दिलचस्पी कनाडा में ज्यादा हो गई, और फिर फ्रांस थोड़ा बहुत लड़ाई वड़ाई करता रहा अंग्रेजों के साथ में, लेकिन आखिरकार फ्रांस जो है पराजित हुआ, ठीक है। और उसको पराजित ब्रिटेन ने नहीं किया, अमेरिका के लोगों ने किया। थोड़ी इतनी कहानी में बेटा नहीं जाना, ठीक है। चलो लिखो, अतः उनका मातृ देश ब्रिटेन हुआ। ब्रिटेन की अपेक्षा थी, सॉरी, वणिकवाद या वाणिज्यवाद के चलते ब्रिटेन की अपेक्षा थी, ब्रिटेन की अपेक्षा थी कि ब्रिटेन की अपेक्षा थी कि गुलाम होने के नाते, होने के नाते अमेरिका का शोषण, अमेरिका का शोषण ब्रिटेन के फायदे के लिए किया जाए, ब्रिटेन के फायदे के लिए किया जाए। अब यहां पर एक मिनट के लिए समझ लो, भारत बहुत समृद्ध देश है, विकसित, उसको गुलाम बनाया इन्होंने, तो उसका वो शोषण कर रहे हैं। लेकिन ये जो अंग्रेज गए हैं जिन्होंने अमेरिका को गुलाम बनाया, वहां पे तो अंग्रेजों ने इकोनॉमी खड़ी की है। वहां कौन सी इकोनॉमी थी? वहां तो जंगल था, आदिवासी थे। यहां पर मामला फंस जाएगा, ब्रिटेन के फायदे के लिए किया जाए। अगला पॉइंट लिखो, भारत जैसे समृद्ध, भारत जैसे समृद्ध देशों में वहां की अर्थव्यवस्था का, वहां की अर्थव्यवस्था का शोषण करना आसान था, क्योंकि यह ब्रिटेन के सभी वर्गों के लिए, क्योंकि यह ब्रिटेन के सभी वर्गों के लिए फायदेमंद था, फायदेमंद था। परंतु परंतु वणिकवाद या वाणिज्यवाद की नीति के चलते, ठीक है, उसके बाद मैंने लिखा है कि ब्रिटेन चाहता था कि अमेरिका का शोषण ब्रिटेन के फायदे के लिए हो, ठीक है। चलो फिर लिखो इसी में, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था, लेकिन अमेरिका की अर्थव्यवस्था का विकास
अंग्रेजों ने ही किया था, अंग्रेजों ने ही किया था, इसलिए उन्होंने शोषण का विरोध किया। ठीक है, शोषण का विरोध किया, इसलिए उन्होंने शोषण का विरोध किया। अगली लाइन लिखो, ब्रिटेन ने अमेरिका पर कई तरह के, ब्रिटेन ने, प्रियंका बोला बेटा, नीति के चलते ब्रिटेन, वो पूरा सेंटेंस बोल दिया है, फिर से बोल देता हूं, ठीक है। वणिकवाद या वाणिज्यवाद की नीति के चलते ब्रिटेन चाहता था कि अमेरिका का शोषण ब्रिटेन के फायदे के लिए हो, यही बोला था। ठीक है, अब अगला पॉइंट लिखो जरा, ब्रिटेन ने अमेरिका पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे थे। तुम लोग सेंटेंस में या लैंग्वेज में कोई फर्क हुआ करे बेटा, बिल्कुल बॉदर मत करो, आराम से अपने शब्दों में उसको लिख लो, यही सिखाना भी है तुम्हें, अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, चलो अगला पॉइंट लिखो, बहुत से प्रतिबंध लगा रखे थे, जैसे अमेरिका को ब्रिटेन के लिए, जैसे अमेरिका को ब्रिटेन के लिए कच्चा माल निर्यात करना था, कच्चा माल निर्यात करना था और उत्पादित माल का आयात करना था। ठीक है, आयात करना था। इसी प्रकार अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग, अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित उद्योग लगाने की मनाही थी। मैन्युफैक्चरिंग का हिंदी क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग का हिंदी तुम लोग जानते हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, क्या कहते हैं इसको हिंदी में? ठीक है, उद्योग लगाने की मनाही थी, पूर्ण विराम, यहां तक कि अमेरिका को सारा व्यापार केवल अंग्रेजी, विनिर्माण, बिल्कुल बहुत बढ़िया, विनिर्माण, ठीक है, सारा व्यापार केवल ब्रिटिश जहाजों से करने की अनुमति थी, अगला, सप्तवर्षीय युद्ध, हम लोगों ने सप्तवर्षीय युद्ध के बारे में मॉडर्न इंडिया में पढ़ा है। सप्तवर्षीय युद्ध, ब्रैकेट में लिखो 1756 से 63, सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 63 के बाद ब्रिटेन ने भारी कर्जे के चलते अमेरिका पर कई कर लगा दिए, जैसे चीनी पर कर के लिए 1764 में, बिल्कुल रोहित, ब्रिटेन वर्सेस फ्रांस, जैसे 1764 में चीनी पर, 1764 में चीनी पर कर लगाने के लिए शुगर एक्ट, ठीक है, शुगर एक्ट पारित किया गया, पूर्ण विराम। इसी प्रकार प्रत्येक दस्तावेज पर स्टांप ड्यूटी, तुम लोग जानते हो, स्टांप खरीदो उस पर जो है एफिडेविट बनाओ, ठीक है, स्टांप ड्यूटी हेतु 1765 में स्टांप एक्ट बना और कांच, चाय, कागज
आदि पर कर हेतु 1767 में टाउनशेंड एक्ट तथा 1773 में चाय एक्ट लाया गया। ठीक है, चाय एक्ट लाया गया। तो अब यहां पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसकी इक्वेशन गड़बड़ा रही है। यह होता चला जा रहा है वर्सेस, मतलब अब होगा इनके बीच में झगड़ा। हमने देख लिया सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध हमने देखा, और सप्तवर्षीय युद्ध के बाद में क्या होने लग गया, बहुत सारे कर थोप दिए गए अमेरिका के ऊपर। ठीक, अमेरिका पर बहुत सारे कर। अच्छा, इसके पहले क्या हो चुका है, पहले ही बहुत अधिक जो है प्रतिबंध थे, जिसके बारे में हम लोगों ने बात की कि भाई ब्रिटिश जहाजों से व्यापार करो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री नहीं लगा सकते हो, जो कुछ भी मैन्युफैक्चर तुम कर सकते हो वो खुद ना करो, इंग्लैंड से मंगाओ, कच्चा माल हमको दो, पक्का माल खरीदो। ठीक है ना। यहां पर क्या हुआ कि मात्र देश ब्रिटेन और उपनिवेश अमेरिका, सप्तवर्षीय युद्ध ने गुस्सा बढ़ा दिया। जब ज्यादा टैक्स डालोगे तो, ठीक है ना, जब ज्यादा टैक्स डालोगे तो यहां पर चलो भाई अनामिका, हैप्पी बर्थडे टू यू, खूब सारा जो है तुमको आशीर्वाद बेटा। अभी सब लोग क्लास पे ही फोकस करते रहना, अनामिका को तुम सबकी ओर से मैं बधाई दे चुका। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अमेरिका पर लग गए बहुत सारे कर, तो गुस्सा बढ़ गया। पहले ही तुमने हमको दबा के रखा है, ठीक है, और अब क्या हो रहा है, यहां पर तुम और भी ज्यादा टैक्स ढो रहे हो। तो अब इसमें क्या हुआ, ये लोग नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ये बन गया अमेरिका के अंदर की राजनीतिक मांग। ठीक है, अमेरिका में एक राजनीतिक मांग बन गई कि प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, हम कर ही नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे। प्रतिनिधित्व से मतलब क्या है कि भाई हमको भी तुम अमेरिका में संसद के अंदर प्रतिनिधित्व दो। ठीक है, ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की मांग। तो अगला लिखो जरा, अगला लिखो कि यहां से ब्रिटेन और अमेरिका के बीच आर्थिक संघर्ष शुरू हो गया। आर्थिक संघर्ष शुरू हो गया। पहले ही बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका पर आरोपित थे। पहले ही बहुत सारे प्रतिबंध अमेरिका पर आरोपित थे, लेकिन नए करों ने अमेरिका के लोगों का गुस्सा बढ़ा दिया। अगला पॉइंट लिखना, अमेरिकी उपनिवेशों के पास कृषि, व्यापार और जहाज निर्माण की क्षमता थी। यानी अमेरिका के व्यापारी वर्ग में वणिकवाद को, ठीक है, वणिकवाद, ब्रिटेन में वणिकवाद है, और ये वही ब्रिटिश लोग हैं जो अब अमेरिका चले आए हैं, कि अमेरिका में के व्यापारी वर्ग में भाई क्या चलता है, मैं बार बार तुम लोगों के कमेंट से परेशान हो जाता हूं। क्लास में कोई बेटा लेट आएगा, कोई देर से आएगा, फिर कमेंट करोगे, सर समझ में नहीं आ रहा, जो समझने की कोशिश करोगे तंतु पकड़ो। मुझसे ज्यादा सरल ढंग से और कौन समझाता है, समझा ही नहीं सकता कोई। फिलहाल तो मेरा दावा है कि कोई नहीं समझा सकता, तो इतना सरल ढंग से समझाता हूं, आराम से लिखवा रहा हूं। अरे लिख लो यार, क्लास बाद में देख लेना, फिर से जाकर समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अमेरिका की स्वतंत्रता जो है भारत के लिए प्रॉब्लम होने वाली थी। अमेरिका की स्वतंत्रता ने तो भारत में लोगों को प्रेरित किया
ठीक है, प्रेरित किया। अमेरिका में लोग गए थे, कंपनी नहीं गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी आएगी चाय लेके बाद में, लेकिन वहां सब लोग गए थे जहाजों में भर भर के। ठीक, उसमें पुराने शाही राजघरानों के लोग थे, कुछ व्यापारी थे, कुछ नए लड़के थे, कुछ ईसाई मिशनरी, सब गए कि भाई अमेरिका में चल करके व्यापार वाणिज्य कुछ करेंगे। ये वही लोग हैं। ठीक है, चलो लिखो। मैं कमेंट इसलिए फिर नहीं देखता हूं कि फिर वाकई फ्लो टूटता है, जो मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए पहले लिख डालो इसको जरा। अमेरिका के लोगों में, व्यापारियों में वणिकवाद, अमेरिका के लोगों में विजय, अगर ऐसी बात नहीं है कि बेटा कोई नहीं समझा सकता, तो तुम जहां समझ सकते हो वहां चले जाओ। मैं तुमसे बिल्कुल जबरदस्ती नहीं करूंगा, ठीक है, कि तुम मुझसे ही समझो। ठीक है विजय, हाँ बिल्कुल, तुमको जहां समझ में आता है। नोटिफिकेशन में आज भी 11:30 से क्यों है भाई? 11 से क्लास थी, वो तो एक दिन 11:30 से हुई क्लास। मैंने तुम लोगों को बताया भी कि मैं ही लेट था, मुझे किसी इमरजेंसी में मैं फंस गया था। फिलहाल ये आखिरी बात है। विजय, मैंने कहा कि मुझसे सरल ढंग से और कौन समझा सकता है, तो तुमने उस पर लिखा कि सर ऐसी बात नहीं है कि कोई नहीं समझा सकता है। तो भाई विजय, तुम्हारी जहां मर्जी हो बच्चे, वहां जाके तुम समझ लो। ठीक है, आराम से समझ लो, मुझसे मत समझो। एक चीज। दूसरी चीज है कि मेरे ये कहने पर अगर तुमको बुरा लगे तो जाकर के मेरी फीडबैक जितनी निगेटिव कर सकते हो बेटा कर दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूं, कैसे पढ़ाता हूं। ठीक, तो तुम लोगों के हाथ में एक ये जो चीज है ना कि मैं यहां पर, ठीक है विनय कुमार, जो कुछ भी करना है वो तुमको जो करना है, जहां करना है बेटा वो लिख दो जाके। तुमको नहीं पसंद आ रही क्लास, अपनी निकल जाइए आप। ठीक है, आप क्लास से निकल जाइए। यहां सैकड़ों बच्चे होते हैं, सैकड़ों बच्चे, और उन सैकड़ों बच्चों में सैकड़ों में से 2-4 बच्चा छोड़कर कोई ऐसा नहीं होता, ठीक है, जो कि ये ऐसी बातें कर रहा हूं। तो विजय आप प्लीज मेरी क्लास से जा सकते हैं। ठीक है, काम पर आपको जाना है, आप चले जाइए। इंटरेक्टिव क्लास का मॉडल यही है, इंटरेक्टिव क्लास का मॉडल यही है कि मुझे आपके कमेंट देख करके जो जरूरी बातें हैं वो करनी है, वरना मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स तुमको दे दूंगा, पढ़ करके सब लोग चले जाओ, पढ़ करके चले जाओ। ठीक, इतना कमेंट है भरा पड़ा है, एकदम दिमाग खराब हो जाता है। डांटता भी रहता हूं, रेगुलेट भी करता हूं, लेकिन कमेंट्स लेता भी हूं। मतलब हमारे कहावत होती है ना कि बकरा जान से गया, खाने वालों को मजा नहीं आया। यहां टीचर कितना जान लगा के पढ़ा दे, कोई ना कोई ज्ञान देने जरूर आता है। ठीक है, मैं अब देखूंगा ही नहीं। ठीक है, अभी खत्म करो, अब मैं कमेंट्स नहीं देख रहा, क्लास करो। उलझ जाती हैं चीजें। यानी अमेरिका के लोगों में या व्यापारियों में, जो भी मैंने लिखवाया हो दोनों सही है, में वणिकवाद या वाणिज्यवाद का विकास करके, वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद का विकास करके अपने औद्योगिकरण की क्षमता थी, औद्योगिकरण की क्षमता थी, परंतु ब्रिटेन उन्हें ऐसा नहीं करने देना, ब्रिटेन उन्हें ऐसा नहीं करने देना चाहता था। ठीक है, व्यापारी वर्गों के बीच इस प्रतिद्वंदिता ने ही, व्यापारी वर्गों के बीच इस प्रतिद्वंदिता ने ही अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की नींव रख दी, नींव रख दी। अगला पॉइंट लिखना, अमेरिका के लोगों ने ब्रिटिश सेना की तैनाती का भी विरोध किया, ब्रिटिश सेना की तैनाती का भी विरोध किया, क्योंकि अमेरिकी लोगों को क्वार्टरिंग एक्ट, ठीक है, क्वार्टरिंग एक्ट के कारण, इसका सन वगैरह मत लिखना, 2 क्वार्टरिंग एक्ट 1765 में आया, 1774 में आया, ये सन याद नहीं रखना है, कि लोगों को क्वार्टरिंग एक्ट के चलते सैनिकों के लिए भोजन, आवास आदि की व्यवस्था करनी पड़ती थी, तो क्या हुआ, आर्थिक हित टकरा गए। ठीक है, तो मूल रूप से क्या हो गया, आर्थिक
हितों में, आर्थिक हितों में टकराव। किसके किसके बीच? एक तरफ यहां पर ब्रिटेन है जो ये मान के चल रहा है कि हमारे अपने लोग हैं, इन्होंने अगर अमेरिका में कोई औपनिवेशीकरण किया है तो भाई ब्रिटेन का फायदा होना ही चाहिए, ठीक है। और अमेरिका के लोगों को अब ये लगने लगा कि ब्रिटेन जो है वो अमेरिका को आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है, ठीक है, अमेरिका को वो आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। तो यहां पर हो गया आर्थिक हितों में टकराव, और इन आर्थिक हितों में टकराव के चलते अब क्या होने वाला है? स्वतंत्रता संग्राम की पृष्ठभूमि बन गई, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ होगा, ठीक है, कि यहां से शुरू हो जाएगा स्वतंत्रता संग्राम, ठीक। एक लाइन लिखो फिर थोड़ा सा समझाऊंगा। स्वतंत्रता संग्राम का आरंभ, ये हेडिंग डालो, लिखो। अमेरिकी व्यापारिक वर्गों का यह गुस्सा, अमेरिकी व्यापारिक वर्गों का यह गुस्सा ब्रिटिश विरोध तक जा पहुंचा, ठीक है, ब्रिटिश विरोध तक जा पहुंचा। व्यापारी व्यापारी कौमा शिल्पकार कौमा छोटे किसान कौमा छोटे किसान, उपभोक्ता उपभोक्ता तथा अमेरिका के लगभग सभी वर्ग एक साथ आ गए, एक साथ आ गए। अगला पॉइंट लिखना। अब हुआ क्या? अब इसके दो चरण मान सकते हैं। आरंभिक चरण क्या हुआ? आरंभिक चरण उसमें कहा कि भाई हमको प्रतिनिधित्व दो, जिसकी हम लोगों ने बात की ना, प्रतिनिधित्व दो। लेकिन ठीक है, आरंभिक चरण के बाद अंतिम चरण में क्या हुआ? अंतिम चरण में स्वतंत्रता दो। अब हम तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहते, तुमने हमको बहुत कर लिया परेशान, ठीक है, ठीक है। ये दो चरण बन गए। पहले में प्रतिनिधित्व की मांग है और दूसरे में मांग है स्वतंत्रता की, ठीक है। तो अब लिखो, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम अपने प्रारंभिक चरण में ब्रिटिश संसद में प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा, प्रतिनिधित्व की मांग करता रहा, ताकि वो अमेरिकी व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर सके, ताकि वो अमेरिकी व्यापार पर नियंत्रण स्थापित कर सके और अमेरिकी व्यापारियों का शोषण बंद हो, ठीक है। ठीक, अब क्या है, इस फर्क को समझ लो। तुम लोगों ने मॉडर्न इंडिया समझ लिया है। प्रतिनिधित्व दे दो, हमको ब्रिटिश संसद का हिस्सा बना दो। राजा कौन है? राजा है इस समय जॉर्ज तृतीय। उससे कह रहे हैं कि राजा साहब हमको ब्रिटिश संसद का हिस्सा मानो, उपनिवेशों को मानो। अंग्रेजों की मुश्किल क्या है कि अगर अमेरिका के लोग चुनकर ब्रिटिश संसद में जाने लगेंगे तो कल को बाकी जो उपनिवेश हैं वहां क्या होगा? इस समय तक तो बंगाल में राज्य बन गया भारत में, तो कल को बंगाली कहने लगेंगे, भारत के लोग कहने लगेंगे हमको भी ब्रिटेन की संसद में प्रतिनिधित्व चाहिए। तो ये ब्रिटेन कर नहीं सकता। मांग क्या है? एक तरीके से इनकी मांग अगर हम देखें तो स्वशासन की मांग है कि हम ब्रिटिश प्रजा हैं, अंग्रेजों की हम प्रजा बने रहेंगे, उसका हिस्सा बना रहेंगे, लेकिन हमको अपना शासन अपने आप करने दो। राजा हमारे तुम ही हो, ब्रिटेन ही सबसे बड़ी हमारे लिए राजनीतिक निकाय है, लेकिन हम करेंगे। इसमें क्या हो जाता है, जैसे भारतीय स्वतंत्रता में हुआ था, ठीक उसी तरीके से दूसरी जो चरण आता है, अंतिम चरण जो आता है, वहां तक आते आते वो कहते कि नहीं, बहुत हुआ सम्मान तुम्हारी ऐसी तैसी, स्वशासन वशासन सब छोड़ो, हम अब स्वतंत्रता लेकर मानेंगे, ठीक है। तो लिखो, अगला पॉइंट लिखो ठीक है, लिखो कि अमेरिकी लोग ब्रिटेन के राजा जॉर्ज तृतीय के निरंकुश,
ठीक है, निरंकुश व्यवहार से परेशान थे। इसके बावजूद उन्होंने प्रतिनिधित्व और स्वशासन को अपनी मांग बनाया। अगला पॉइंट जरा लिखो। स्वतंत्रता संग्राम को कुछ दार्शनिकों ने वैचारिक दशा दिखाई। जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेयर, ठीक है, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। इनके बारे में हम लोग जब फ्रांसीसी क्रांति पढ़ेंगे तब इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है। जॉन लॉक, रूसो, वॉल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू तथा टॉमस पेन आदि अपने विचारों से स्वतंत्रता, समानता तथा मनुष्य के प्राकृतिक अधिकारों की बात कर रहे थे। फिर अगला आखिरी पॉइंट लिख लो। अमेरिकी उपनिवेशों ने अपनी राजनीतिक व्यवस्था विकसित कर ली थी। प्रत्येक कॉलोनी में अपनी कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बन रही है तो ये कांग्रेस प्रभाव है जो कांग्रेस नाम लिया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका स्वतंत्रता संघर्ष में वहां की संसद को ही कांग्रेस कहा जाने लगा। लेकिन उसके पहले क्या है, स्वतंत्रता की मांग वो भी कांग्रेस ने उठाई अमेरिका में, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। सभी उपनिवेशों ने अपनी कांग्रेस का निर्माण कर लिया था। पूर्ण विराम। स्थानीय शासन तथा सेना आदि भी बनाने के प्रयास चल रहे थे। ये सभी उपनिवेश विकास की प्रक्रिया में काफी आगे निकल चुके थे। ठीक है, निकल चुके थे। अगला एक पॉइंट लिख लो कि फ्रांस अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में विशेष रुचि रखता था क्योंकि इंग्लैंड से उसकी परंपरागत प्रतिस्पर्धा थी। लाफायत, देखो ये जब भी जवाब लिखोगे, आंसर लिखोगे, तो मैं ये नाम, इस तरीके के नाम इसलिए देता हूं कि ब्रैकेट में अगर तुम लिख देते हो फ्रांस का सहयोग और साथ में ब्रैकेट में लफायत लिख दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि तुमको पता है। लेकिन ये वर्ड हिस्ट्री में आपको ऐसे ही पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा। लफायत जैसे फ्रांसीसी क्रांतिकारी तो स्वतंत्रता
संघर्ष में भाग लेने चले आए, भाग लेने चले आए। अब देखो जरा 3-4 महत्वपूर्ण छोटी छोटी चीजें। स्वतंत्रता संग्राम। अब यहां हुआ क्या, एक घटना घट गई, ठीक है, तो बड़ी महत्वपूर्ण घटना हो गई। घटना थी 1773 की। 1773 उसको कहते हैं बोस्टन चाय पार्टी। चाय पार्टी हो गई भाई, स्वतंत्रता संग्राम में चाय पार्टी हो गई। अब देखो ब्रिटेन के अंदर यह राय बन रही है कि अमेरिका पर जबरदस्ती नियंत्रण करो। अमेरिका के लोग जो ब्रिटिश हैं, अब वो कह रहे हैं कि या तो स्वशासन दो और बाद में कहने लगे स्वतंत्रता दो। गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। यहां अमेरिका के अंदर एक आंदोलन है, सन्स ऑफ लिबर्टी और डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है, सन्स ऑफ लिबर्टी, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। लोग अपने आप को स्वतंत्रता के पुत्र और स्वतंत्रता की पुत्रियां कहने लग गए। जनता में गुस्सा बढ़ रहा है। इसके बीच में क्या हुआ, ये जो तुम्हारी ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हमको हो गया बहुत घाटा, हमको घाटे से उबारिए। तो ब्रिटेन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूछा कि क्या करें, तो उसने कहा कि हम चाय बेचना चाहते हैं। कहां, अमेरिका। तो उसको अनुमति दे दी गई। अब ये लोग लेकर आए चाय, चाय जो है सबको पिलवाएंगे, उससे व्यापार करेंगे। लेकिन अब अमेरिका तैयार नहीं है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी अमेरिका में चाय बेचने जाती है और चाय बेचने वहां पर पहुंचती है, वहां पर मतभेद होने लगता है। अमेरिका के व्यापारी सस्ती चाय बेचने लगते हैं, ठीक है, और उसकी स्मगलिंग करने लगते हैं। और यहां आंदोलन हो ही चुका है स्वतंत्रता का, तो स्वतंत्रता के साथ साथ बहिष्कार का भी आंदोलन है। जैसे भारत में विदेशी माल के बहिष्कार का आंदोलन हुआ, वैसे ही कि अब हमको इंग्लैंड का माल नहीं लेना। तो भाई लोग स्मगलरों से, मतलब ये जो अमेरिकी थे, व्यापारियों की स्मगल टी पीने लग गए। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इतनी सस्ती चाय बेचनी शुरू कर दी कि बेचारे इनके लिए व्यापार में टिके रहना मुश्किल हो गया। तो बोस्टन बंदरगाह था, ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज चाय लेकर वहां आए और गुपचुप जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे वो अंदर गए और उन्होंने बड़ी बड़ी चाय की पेटियां उठाई और डाल दी समुद्र में। इसी को कहा गया बोस्टन चाय पार्टी, ठीक है। चलो लिखो स्वतंत्रता संग्राम, ऐसे लिखना, फिर पहली हेडिंग डालो स्वतंत्रता संग्राम। देखो 1773 में बोस्टन टी पार्टी, बोस्टन टी पार्टी ने औपचारिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम आरंभ कर दिया। इसके पहले ही सन्स एंड डॉटर्स, ठीक है, स्वतंत्रता के पुत्र, स्वतंत्रता की पुत्रियां, ठीक है, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लिबर्टी जैसे आंदोलन बहुत लोकप्रिय हो चुके थे, बहुत लोकप्रिय हो चुके थे। अगला पॉइंट लिखो, घाटे में चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी, घाटे में चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से, घाटे में चल रही ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटेन से अमेरिका में चाय व्यापार की अनुमति ले ली, चाय व्यापार की अनुमति ले ली। पहले से ही चल रहे बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, यही ब्रिटिश अमेरिका गए हैं, इन्हीं अमेरिकियों ने उपनिवेश बनाया है। तो अब जो ये ब्रिटिश हैं यही अमेरिकी हैं, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जब हम अमेरिकी कह रहे हैं तो वही ब्रिटिश हैं जो अमेरिका में जाके उपनिवेश बनाते हैं। पहले से ही चल रहे बहिष्कार आंदोलन के चलते 1773 में बोस्टन बंदरगाह में खड़े ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाजों में भरी चाय
स्वतंत्रता सेनानियों ने समुद्र में फेंक दी। इस घटना को इतिहास में बोस्टन टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब एक दूसरी घटना होती है। ये जो घटना है ये बड़ी महत्वपूर्ण हो गई। कैसे महत्वपूर्ण हो गई? ठीक है भाई, जब शुरू हो गया, अंग्रेजों ने गोली चला दी, गोली चलाने में कई सारे लोग मारे गए और पूरे देश में गुस्सा फैल गया। ये समझ में आ गया कि अंग्रेज अब दमन करेंगे। तो यहां जो अमेरिकी है, यानी अमेरिकी ब्रिटिश, इन्होंने तय किया कि अब इकट्ठे होने का समय आ गया है। तो 1774 में क्या होता है कि फर्स्ट, जिसको कहते हैं फिलाडेल्फिया कांग्रेस, या फिलाडेल्फिया कांग्रेस के साथ साथ फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस भी कहा जाता है इसको, ठीक है, या प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। ठीक है, प्रथम महाद्वीपीय कांग्रेस। इसने क्या किया कि सबने कहा इकट्ठा हो जाओ, और इकट्ठा हो जाओ तो उसके लिए कांग्रेस बुला ली गई। सब लोग एक साथ इकट्ठा आकर के यहां पर बैठ गए। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण पड़ाव हो गया। तो लिखो अगला, अगला लिख दो, अगला पॉइंट। 1774 में 1774 में सभी उपनिवेश, सभी 13 उपनिवेश एकजुट होने पर सहमत हुए या एकजुट हो गए। हालांकि एक आधे इधर उधर भागते रहते हैं काफी देर तक, ठीक है, तो इसको भी लिख लो वरना कंफ्यूज रहोगे। हालांकि एक दो राज्य शुरुआत में अपनी स्थिति तय नहीं कर सके, पूर्ण विराम, परंतु फिलाडेल्फिया कांग्रेस से संयुक्त राज्य अमेरिका का विचार स्पष्ट रूप से सामने आ गया। या भाई संयुक्त राज्य अमेरिका बनाएंगे, 13 कॉलोनी एक साथ, ठीक है, सामने आ गया। 1775 में सैन्य संघर्ष, ठीक है, सैन्य संघर्ष की शुरुआत भी हो जाती है। 1775 में अब क्या हुआ है, दमन हो रहा है। तो दमन के विरोध में कहा गया कि हम सेना बनाएंगे, ठीक है, हम सेना बनाएंगे और हम सेना बना के लड़ाई लड़ेंगे। तो लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड, ये दो बड़े संघर्ष शुरू हो गए। लेक्सिंगटन और कॉन्कॉर्ड की लड़ाई, ठीक है, यहां पर हमको दिखाई देते हैं, ठीक है, यहां पर हमको दिखाई देते हैं। यानी 75 तक आते आते क्या हो गया भैया, सैन्य संघर्ष ही यहां पर शुरू हो जाता है। और सैन्य संघर्ष के आगे, जैसे ही सैन्य संघर्ष होता है, थोड़े समय बाद 1776 में एक बड़ी घटना हो जाती है, ठीक है, सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। यानी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस जो पहली बार बुलाई गई, सारे लोग एकजुट हो गए, लेकिन सेकेंड कॉन्टिनेंटल जो कांग्रेस है वो कहां बुलाई गई, मई 75 फिलाडेल्फिया, ठीक है ना, 75 फिलाडेल्फिया में। और ये सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में कर दी जाती है स्वतंत्रता की घोषणा, ठीक है, स्वतंत्रता की घोषणा कब, ये 4 जुलाई। कॉन्टिनेंटल कांग्रेस हो जाती है फिलाडेल्फिया में, लेकिन ये घोषणा जुलाई में की जाती है। मई में कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी और जुलाई में ये घोषणा कर दी जाएगी। स्वतंत्रता संग्राम एक तरीके से यहां पर जो चाहिए था वो अभी स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के सामने रख दिया गया कि भाई हमें अब स्वतंत्रता चाहिए। और यहां थॉमस जेफरसन ने कहा कि हम किन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, किन मूल्यों के लिए लड़ रहे हैं। तो यहां पर संघर्ष आगे बढ़ गया। संघर्ष बहुत लंबा चला। सैन्य संघर्ष शुरू हुआ कहां, 75 से, और 75 से 83 तक चलता रहा। एक तरफ अमेरिका के देशभक्त जिनको कहते थे पैट्रियार्क, और दूसरी तरफ कौन है, अमेरिका के जो है वो अमेरिका पर कब्जा करने वाली ब्रिटेन की सेना। जगह जगह लड़ाइयां हो रही हैं, बहुत जबरदस्त युद्ध लड़ा गया है। ये सेना कैसे बनाएंगे, बेचारे बहुत कमजोर है, सबने अपनी अपनी कुछ सेना भेज दी, लेकिन जनता की सेना बन गई। और अब जनता जो है वो संघर्ष के लिए सड़कों पर निकल आई, ठीक है, सड़कों पर निकल आई। तो एक बार इसी में जरा आगे लिखो, सैन्य संघर्ष, अमेरिका का सैन्य संघर्ष 75 से
लेकर 83 तक चलता रहा। ठीक है, 83 तक चलता रहा। सॉरी, इसको जरा सही करना, ये 76। ठीक है, हाँ, इसी में लिख दो द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस। ये प्रपोजल वहीं से आया 1775, यहां लिखो 76। ठीक है, 1776। ठीक, 83 तक चलता रहा। अमेरिकी नेतृत्व के साथ साथ अमेरिकी जनता ने तमाम मोर्चों पर ब्रिटिश सेना से लड़ाई लड़ी। जॉर्ज वॉशिंगटन इस सेना के कमांडर इन चीफ थे। फिर लिखना, अमेरिका को फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड का समर्थन मिला। फ्रांस तो तैयार ही बैठा है, स्पेन और नीदरलैंड भी तैयार बैठे हैं, तीनों ने समर्थन कर दिया। फ्रांस, स्पेन और नीदरलैंड का समर्थन मिला। 1781 में यॉर्क टाउन में लॉर्ड कॉर्नवालिस, यही वाला कॉर्नवालिस, ठीक है, ये गया था वहां सबको हराने, इसी को वहां पे पराजित कर दिया गया। ये सब कनेक्शन देख रहे हो ना, कैसे ब्रिटेन की कहानी दुनिया में जुड़ी हुई है। ठीक है, यॉर्क टाउन में निर्णायक पराजय कब हुई? 1781 में। यॉर्क टाउन में कॉर्नवालिस की 1781 में यॉर्क टाउन में, या यॉर्क टाउन में 1781 में कॉर्नवालिस की निर्णायक पराजय के बाद 1783 में ब्रिटेन ने अमेरिकी स्वतंत्रता स्वीकार कर ली। उन्होंने कहा ठीक है भैया, तुम लोग गए जीत, हम गए हार, हम जा रहे हैं अपना बुरिया बिस्तर संभाल के भारत की तरफ। ब्रिटेन में जब ये हार गए, ये वही काल है जब इन्होंने ब्रिटेन जैसा अपना उपनिवेश खो दिया। जब अमेरिका में ये हार गए तो इनको डर लगा कि जल्दी से जल्दी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपना कब्जा कर लो, वरना ऐसा ना हो कि कल को ये लोग भारत में भी अपना साम्राज्य स्थापित कर ले। ठीक है ना, तो फिर स्वतंत्रता स्वीकार की। ठीक, अगला पॉइंट लिख लो जरा, अगला पॉइंट लिख लो। हालांकि सैन्य झड़पों की शुरुआत के समय, यानी 1775 में द्वितीय महाद्वीपीय कांग्रेस के समय ही अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा का निश्चय ले लिया था। 4 जुलाई 1776 को ही, ये ग्रह युद्ध नहीं कह सकते बेटा, ठीक है, मैप और ग्राफ के साथ जहां पढ़ाना है वहीं पढ़ाएंगे ना प्रणय। तुम्हें अमेरिकन स्वतंत्रता संग्राम में कोई सवाल नहीं आना है कि कैसे लड़ा गया, सवाल जहां पे आना है वहां अभी आ रहे हैं, और वो है संविधान। ठीक है, लिखो 4 जुलाई 1776 को थॉमस जेफरसन के द्वारा लिखित घोषणा पत्र के साथ ही अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई।
एक प्रकार से यह अमेरिका की एक प्रकार से यह अमेरिका की संविधान निर्माण की प्रक्रिया की शुरुआत थी। अमेरिकी संविधान, देखो अब ये संविधान अमेरिका में जो बन रहा है उसको 1787, उसके बाद इसमें अमेंडमेंट्स वगैरह होंगे, ठीक है। लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है कि अमेरिकी संविधान को जो ड्राफ्टिंग हुई, पहली ड्राफ्टिंग वो हो गई 87 में, फिर एक संशोधन हुआ 88 में, फिर आया वो 89 में संविधान जो है उसको इनटू इफेक्ट, मतलब जिसको कहते हैं ना कि उसे लागू कर दिया गया। तो ये प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के तहत 1787 से लेकर के 89 तक मूल रूप से इसकी ड्राफ्टिंग हो जाती है, ठीक है ना। और यहां पर हमें दो तीन बातें समझनी है कि आखिरकार अमेरिका इतना महत्वपूर्ण क्यों था जिसको हमने इतनी देर तक पढ़ा। उसकी वजह क्या है? दुनिया का पहला स्वाधीनता संग्राम, ठीक है। पहली महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इसको हमने इतने अच्छे से इसलिए पढ़ा क्योंकि दुनिया का पहला स्वाधीनता संग्राम है। दूसरी चीज क्या है कि दुनिया का पहला लिखित संविधान भी है। इससे पहले इंग्लैंड में संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन मूल बात यह है कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान नहीं है, ठीक है ना। आज कमेंट बाजी के बाद मैंने निर्णय कर लिया है कि अब मैं कमेंट बॉक्स पे नजर चली गई तो चली गई बच्चे, वरना नहीं देखूंगा, क्या फायदा होगा, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो हो जाए, उनका कोई महत्वपूर्ण सवाल छूट जाए, ये नुकसान हम क्या करें बताओ। अब वो कोई लड़का आ रहा कह रहा नहीं सर, और ऐसा नहीं है कि केवल आप ही समझा सकते, तो तुमको जहां जाना चले जाओ। तो क्लास के शुरुआत में दिमाग खराब हो गया मेरा, तो आज सुबह आज ये क्लास में दिमाग खराब हो गया। ये एक आधे बाबा आते हैं चौथी पांचवी क्लास में, छठी क्लास में, और अचानक से आके ज्ञान देने लगते हैं। अगर ये ऑफलाइन क्लास में हो तो फिर मतलब ना इनका कॉन्फिडेंस तो हिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद वो सब वापस नहीं आए। तो यहां ज्ञान देने आते हैं, ज्ञान लेने नहीं आते, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा दिमाग वहां से अपसेट हुआ, और उसके बाद जो बची खुची कसर रही वो धड़ाधड़ जो तुम्हारा चैट बॉक्स चल रहा है, क्या पढ़ाऊं। मैं ही हूं जो किसी किसी क्लास में तुमको कहता हूं कि आज तुमने इतना अच्छा माहौल दिया कि मेरी एनर्जी आ गई, आज ऐसा खराब माहौल दिया कि मेरी एनर्जी लो हो गई। और जब एनर्जी लो होती है ना तो टीचर का एक काम होता है रिकॉर्डेड क्लास की तरह पढ़ाओ, बाहर चूल्हे में जाए, सिलेबस खत्म करो, चले जाओ, ठीक है। ध्यान रखो बेटा, ठीक, ध्यान रखो कि टीचर जो है ना उसे तुम ऐसा माहौल दोगे ना वैसा वो डिलीवर करके जाएगा। अब जैसे समझो ना कि कोई शायर है, शायरी पढ़ रहा है, कितना बढ़िया शेयर कर दे, कोई वाह वाह नहीं मिला, कोई दाद नहीं मिली, कोई ताली बजाने वाला नहीं मिला, तो क्या करेगा? एक कविता पढ़ेगा, कह रहे मरी हुई ऑडियंस है, ठीक है, जो मरी हुई ऑडियंस, ना ताली बजा रही ना दाद दे रही है, बढ़िया शेर पढ़ा रहे, वाह वाह, इरशाद इरशाद इरशाद, ठीक है, इरशाद। तो यहां पर ऑडियंस कौन है? आप जैसा रिस्पॉन्ड करते हो ना वैसी क्लास हो जाती है, एक हाई एनर्जी मजेदार क्लास हो जाती है। अब कोई कह रहा सर आप बातें बहुत करते हो, मुझे निकलना है। अब तुम्हें निकलना है, पनवेल निकलना, निकल जाओ तुम पनवेल, पर ठेका थोड़ी मेरा कि जो है मैं एक स्टूडेंट की एक जरूरत पूरा कर सकूं। मेरा अपना मॉडल है, जैसा पढ़ाना होगा वैसे पढ़ाऊंगा, और मैं टीचर हूं, तुम स्टूडेंट हो, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं पढ़ना पड़ेगा यार, थोड़ा सा तो बनाओ। इतना नुकसान होने के बावजूद क्लास का टाइम का, इसके बावजूद मैं तुम लोगों से बात करता रहता हूं, ठीक है ना, बात करता रहता हूं, बात करते रहो, ठीक। पहले का दूसरा बिंदु बेटा क्लास में देखना, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि मैंने जो लिखवाया पहले का दूसरा बिंदु, किस पहले का दूसरा बिंदु, ठीक है। तो इसको ध्यान रखो, जहां पे छूटा है उसका सेकंड लिख लिया करो, मिनट लिख लिया करो, अगर दिखाई देता है उसको पढ़ो, ठीक है। चलो अब आ जाओ, इसलिए अब जो महत्वपूर्ण बात होने वाली है वो महत्वपूर्ण बात है जो भारत पर प्रभाव है, कि अब इसका हम देख लें कि भाई प्रभाव दुनिया पर क्या पड़ रहा है और भारत पर क्या पड़ रहा है। यह है कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम प्रेरणा बनता है दुनिया के लिए, यानी अंग्रेजों को लात मार के निकाला जा सकता है, ठीक। तो पूरी दुनिया में आगे चलकर भी अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मिसालें दी जाती हैं, ठीक। दूसरा जो उसका परमानेंट वैल्यू है वो है अमेरिका का संविधान, जिसके बारे में तीन चार महत्वपूर्ण चीजों के बारे में यहां पर हम लोग बात करेंगे कि क्यों आखिर अमेरिका के संविधान ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि वो कौन से ऐसे तत्व थे जो दुनिया को अमेरिका ने पहली बार दिए, क्योंकि अमेरिका को उसके आगे की कहानी में तो कई बार हम लोग कोसते ही रहेंगे, आलोचना करते रहेंगे, लेकिन ये उसका एक उजला पक्ष है, ठीक है। और ये उजला पक्ष जिस पर अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो अब डालो अमेरिकी संविधान की विश्व एवं भारत को देन, ये हेडिंग डालो, अमेरिकी संविधान की विश्व एवं भारत को देन। पहला पॉइंट लिखो, अमेरिकी संविधान ने, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने आने वाले समय में
अमेरिकी स्वाधीनता संग्राम ने आने वाले समय में दुनिया भर के स्वतंत्रता संग्रामों को प्रेरित किया। खास बात यह है कि अमेरिका ने न सिर्फ दुनिया का पहला उपनिवेशवाद विरोधी आंदोलन छेड़ा, बल्कि दुनिया का पहला लिखित संविधान भी प्रस्तुत किया। अगला पॉइंट लिखना, स्वतंत्रता दीपांशी, स्वतंत्रता की घोषणा कर दी बेटा 76 में अमेरिका के लोगों ने। ब्रिटेन ने नहीं माना, ब्रिटेन से लड़ाई होती रही, 81 में हारे, 83 में ब्रिटेन ने अपनी हार मानी, ठीक है, लेकिन अमेरिका अपना स्वाधीनता दिवस 4 जुलाई को ही मनाता है और 76 में ही मनाता है, ठीक है। ये फर्क है कि हमने स्वयं को कब स्वतंत्र घोषित किया और हमारी स्वतंत्रता को दूसरों ने कब माना, ये फर्क है। चलो क्या लिखा, हाँ अमेरिका, अब लिखो जरा, अमेरिकी संविधान में लोकतंत्र केंद्रीय मूल्य है, ऐसे लिख सकते हो, या जो लिखवा रहा हूं उसको इसी अर्थ में डाल दो, क्योंकि एग्जैक्ट क्या बोला था मैं थोड़ा सा भूल गया। अमेरिकी संविधान में लोकतंत्र केंद्रीय मूल्य है, इसलिए अमेरिका का संविधान जनता की सहमति से बनता है, लोकतंत्रात्मक भागीदारी, अभी रुक जाओ बेटा, आयरा अमन रुक जाओ, लोकतंत्रात्मक भागीदारी की मांग स्वतंत्रता से रुको, इसको सेंटेंस को ठीक करता हूं, स्वतंत्रता था, सॉरी लोकतंत्र नहीं, स्वतंत्रता, सही कह रहे हैं लोग, हाँ स्वतंत्रता था, ठीक है। लोकतंत्रात्मक भागीदारी लिखो, लोकतंत्रात्मक भागीदारी और स्वतंत्रता दो ऐसे मूल्य बने जो दुनिया के लिए मिसाल बन गए। स्वतंत्रता का विचार अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की मांग थी, जो संविधान के भीतर उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता से कहीं आगे बढ़कर व्यक्तिगत स्वतंत्रता को निस्बत, जहां मैंने लोकतंत्र बोल दिया वो स्वतंत्रता था बेटा, ठीक है, स्वतंत्रता केंद्रीय जो तत्व था वो स्वतंत्रता था, तो वही सही करना था बस, ठीक है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता, आगे लिखना, भाषण एवं प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण संगठन की स्वतंत्रता,
शांतिपूर्ण संगठन की स्वतंत्रता के साथ साथ नागरिकों की निजी स्वतंत्रता, नागरिकों की निजी स्वतंत्रता, स्लैश लगाना, ठीक है, ऐसे हाइफन, सॉरी स्लैश नहीं, हाइफन, निजी स्वतंत्रता हाइफन अमेरिका के संविधान द्वारा सुनिश्चित की गई। अगला पॉइंट, इसके अतिरिक्त कानून के समक्ष समानता एवं समान नागरिक अधिकारों की गारंटी भी प्रदान की गई। तुम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी में भी काफी पढ़ा होगा, उसको पॉलिटी में पढ़ा है ना। अगला पॉइंट लिखो, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत विधि का संरक्षण। बिल्कुल आशीष, संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत बिल्कुल पढ़ा है, तो वही मेन पॉइंट 3-4 लिखाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं लिखाऊंगा, बाकी तुम जान ही रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत तथा न्यायिक पुनरावलोकन। बड़ा इंटरेस्टिंग केस था वो, कि पूरा मार्लबरी वर्सेस मेडिसन करके एक मुकदमा चला 1803 में, उसमें ये न्यायिक पुनरावलोकन का विचार आया, बाद में आया थोड़े, लेकिन आया अमेरिका से ही, ठीक है। न्यायिक पुनरावलोकन का विचार अमेरिकी स्वतंत्रता या अमेरिकी संविधान की देन है, स्वतंत्रता संग्राम छोड़ दो, ठीक है, की देन है। अमेरिका संघीय व्यवस्था का एक अनोखा उदाहरण है। अमेरिका संघीय व्यवस्था का एक अनोखा उदाहरण है। कितना बजा बेटा, बस खत्म कर रहे हैं, ठीक है, उदाहरण है जो तुम जानते हो। अगला पॉइंट लिखो, मॉन्टेस्क्यू का शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू का शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत और शक्ति संतुलन का सिद्धांत व्यवहारिक रूप से सबसे पहले अमेरिका में ही लागू हुई। राष्ट्रपति का महाभियोग, ये वो इतना ताकतवर संविधान बना रहे हैं, ठीक है ना। तो उस पहली बार, मॉन्टेस्क्यू फ्रांस का है, वहां पे लिख पढ़ रहा है, लेकिन पहली बार प्रैक्टिकली स्पीकिंग कि जमीन पर, धरती पर, या कहे वास्तविकता में परिवर्तित कौन कर रहा है, अमेरिका का संविधान, ठीक है। फिर इसके बाद ये तुमने लिखा, ये मतलब पूरी दुनिया के लिए नए मूल्य हैं। 1-2 लाइनें और लिख लो। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रभावित किया तथा स्वतंत्रता, लोकतंत्र तथा समानता जैसे सिद्धांत वैश्विक मूल्य बन गए, विश्व के मूल्य बन गए, वैश्विक मूल्य बन गए, ठीक है। भारत सहित दुनिया के तमाम स्वाधीनता संग्राम सेनानी, भारत सहित दुनिया के तमाम स्वतंत्रता सेनानी अमेरिकी क्रांति से प्रेरित हुए। पढ़ाइए सिमरन। अच्छा, प्रेसिडेंशियल ब्रिटेन में संघीय, बेटा संघीयता अलग चीज है या संघीय अलग चीज है। भारत भी संघ है, अमेरिका भी संघ है, दोनों संघों में बहुत परिवर्तन है, बहुत फर्क है। और ब्रिटेन भी संघ है। संघ जो है कठोर संघ है, मजबूत संघ है या लचीला संघ है, इसका फर्क है। तो संघ जो है वो अलग है, संसदीय। अच्छा, संसदीय, अमेरिका में भी संसद है और ब्रिटेन में भी संसद है। अमेरिका में संसदीय प्रणाली जो है वहां राष्ट्रपति उसका शासन प्रमुख है, जिसको अध्यक्षीय प्रणाली कहा जाता है, ठीक है। और संसदीय प्रणाली प्रधानमंत्री प्रणाली को कहा जाता है, ठीक है। चलो, गांधी जी के ऊपर हेनरी डेविड थोरो, ये बहुत अच्छे विचारक थे वहां के, हेनरी डेविड थोरो का स्पष्ट प्रभाव था। थॉमस जेफरसन
थॉमस जेफरसन, जिन्होंने पूरा घोषणा पत्र लिखा 76 में स्वतंत्रता का, उन्होंने थॉमस जेफरसन भी उनके पसंदीदा लेखकों में एक थे। अच्छा, मुझे एक बात बता दो, रिपीटिशन मुझे कभी कभी लगता है, एक बात मुझे बता दो, भारत के संविधान ने अमेरिका के संविधान से क्या लिया? ये वाला पार्ट तो तुमने पॉलिटी में पढ़ा होगा, मुझे बताओ जरा, एक बार मुझे बताओ, अमेरिकी संविधान का भारतीय संविधान पर प्रभाव तो तुमने पॉलिटी में जरूर पढ़ा होगा, पढ़ा है? यस, ठीक है, रवि कह रहा है यस। गोलू यादव का हैप्पी बर्थडे, आकाश पटेल, ऐसा है, पढ़ा है, बहुत कुछ है, लेकिन तुमने वो पॉलिटी में ये वाला सेक्शन जरूर पढ़ा होगा कि कैसे, बहुत अच्छे से पढ़ा है, तो उसको मैं स्किप करूंगा, रिपीटिशन की जरूरत नहीं है। नहीं आ रहे हैं डेली क्लास नोट्स, आज मैं बात करता हूं, ठीक है, बल्कि मैं कहूं कि अब कुछ भी नहीं देखूंगा, जब मेरी मर्जी, संविधान पर अमेरिकी संविधान का डाल दो, एक लाइन लिख दो और खत्म करें। भारतीय संविधान पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव, ठीक है, खाली लिख दो। नहीं बेटा, मैं नहीं चेक करता हूं, हजारों बच्चों की कॉपी कैसे चेक करवाओगे, ठीक है, लिखो जरा इसको, भारतीय संविधान पर अमेरिकी संविधान का प्रभाव, ठीक है, पॉलिटी की क्लास में पढ़ा है, ताकि तुमको याद रहे कि इस कॉन्टेक्स्ट में तुमको उसको ध्यान रखना है कि कैसे कैसे फर्क पड़ा। अर्चना वर्मा का बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे अर्चना। अभी गोलू यादव का भी शायद बर्थडे है, ठीक है, तो उसको भी हैप्पी बर्थडे। एक आध बार उसका बेचारे का मैंने कमेंट देखा, लेकिन आज ऐसी भसड़ मचाई तुम लोगों ने, ठीक है, कि हालत खराब हो गई मेरी, और मैं भी थोड़ा सा डाउन हो गया, जैसे तुम टीचर डाउन हो जाता है भाई। चलो, तो इसको लिख लिया, इस वाली लाइन को, कि इसको पॉलिटी में जब पढ़ रहे हो ना, वो उससे जोड़ करके पढ़ना तुम लोग। तो चलो, अब हम लोग कल बात करने जा रहे हैं फ्रांसीसी क्रांति पर। बच्चे एक टारगेट लो, आज आखिरी बात हम कर लें, एक टारगेट लो। टारगेट ये है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, कि मुझे जरा फोकस करके सिर्फ और सिर्फ क्लास पढ़ाने दो, एक क्लास में चाहे 5, 10 मिनट, 15 मिनट और आगे बढ़ जाए, ठीक है ना, कि हम जो टॉपिक उठाएं वो टॉपिक खत्म कर लें, वरना बच्चे 40 क्लास में तुम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते, ठीक है, ये ध्यान रखना है। सिमरन सही कह रही है, थोड़ा इसलिए धीरे बोलता हूं क्योंकि कई बच्चे पीछे रह जाते हैं, फिर वो कहते हैं कि सर फिर से बोल दो, है ना। तो ये ध्यान रखना कि मैं क्या करूंगा कि अब कल से टास्क लो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन खत्म करनी है, इधर छोड़ देते हैं, हाय बाय हम लोगों का होता रहेगा, जब रिलैक्स हो जाएंगे तब करते रहेंगे, ठीक है, अभी शांति से यही पढ़ेंगे बच्चे। ऑप्शनल अभी मैं PWIS में नहीं पढ़ाता हूं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको पूरी तरीके से कि भाई हम लोग अब कल से जो है ना ऑलमोस्ट रिकॉर्डेड क्लासेस